What is the chemical formula of sulfuric acid? सर H2SO4। तो बोलो भाई जल्दी, H2SO4। तो calculate the number of oxygen atoms in, एक मिनट रुको, just a minute। 16 फोर ज़र कितना होता है? 40 24 64। ठीक, ठीक है। In 410 grams of H2SO4। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 minutes, कैलकुलेट करके जरा बताओ मुझे। Calculate the number of oxygen atoms in 410 grams of H2SO4। Do it and tell me। ठीक है, पहले एक मॉलिक्यूल का निकालना। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्सीजन के? ये तो पता चल ही रहा होगा फॉर्मूला देखकर। कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल में? हम्म, 4 है। सही तो कह रहे हो, 4 है ना। और एक मॉलिक्यूल का कितना वेट है? किसी ने निकाला? वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 वेज हाउ मच? आयशा ने बोला 12.81 एटम्स। एग्जैक्टली 12 पॉइंट, ये तो काफी कम है। ग्राम में चला गया आयशा, ग्राम में बहुत सारे एटम्स आ जाएंगे। ग्राम में लाइक बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स आ जाते हैं। देखो एक बार कैलकुलेशन चेक करो अपने। एक मॉलिक्यूल का कितना निकाला है एएमयू में किसी ने? 98। 98? आर यू श्योर? 2 इंटू 1 प्लस 32 इंटू 1, 1 सल्फर है ना, प्लस 4 इंटू कितने, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 2 इंटू 1 इज 2, 32 इंटू 1 इज 32, 16 4 ज़र 64। 34 प्लस 64, 98 कहा था तुमने अनुष्का? Yes, sir। ठीक है, सही है। तनुष्का। हाँ तनुष्का, हाँ मैंने तनुष्का ही कहा, मैंने अनुष्का नहीं कहा, तनुष्का कहा। ठीक है, 98 AMU। ठीक, तो हाँ ये वन मॉलिक्यूल का है। तो बताओ 410 ग्राम्स में कितने सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, पहले ये निकालो। किसी का आया 410 ग्राम्स में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं? लेट मी नो, मोल में बताना, ठीक है? वो लंबे चौड़े नंबर में मत बताना, 10 की पावर समथिंग लाइक दैट। लास्ट में तो वो कर ही लेंगे कैलकुलेशन, ठीक है? सर सर एक हाँ डाउट आ गया सर बीच में। बोलो। सर यहाँ पर हमें दे रखा था 410 ग्राम, सर इसे हम्म, 4.10 ग्राम वो लिख सकते हैं हम?
410 को तुम 4.10 ग्राम क्यों लिखोगे? नहीं सर, वो केजी गलत में है ना? सर। हाँ, 0.410 केजी। हाँ केजी में ऑफ कोर्स सर पॉइंट उसके फोर। नीचे सर 98 सर, बाय 98, क्योंकि वो टोटल H2SO4 का। वैसे तुम केजी में क्यों कर रहे हो कन्वर्ट? आई डोंट गेट इट। सर मैंने सोचा कि सर ज्यादा जीरो आ जाएंगे तो उन्हें बाद में एवोगाड्रो नंबर से काट दूंगा। अच्छा हाँ। वेल तुम पहले मोल में बताओ। कर तो सकते हो ऐसे, कोई इशू नहीं उसमें, पहले तुम मोल में आंसर बताओ। सर अभी निकाला हूँ सर। अच्छा। नहीं निवेदिता, दैट्स इनकरेक्ट, चेक करो कैलकुलेशन। इसका मतलब तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो कहीं से, बस सोल्यूशन में भी तुम लोग कॉपी कर रहे हो कहीं से, लर्निंग हो ही नहीं रही आपकी। हम्म। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 weighs 98 U, तो वन मोल का कितना हो जाएगा? हम्म। 8 ग्राम। 98 ग्राम्स। अब इसी को उल्टा करके लिखेंगे क्योंकि हमें ये गिवन है, मास गिवन है, मास में नंबर ढूंढना है, नंबर में मास नहीं। तो हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे कि 98 ग्राम ऑफ H2SO4 हैज 1 मोल ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। तो 410 ग्राम्स में कितने हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स? ये हो जाएंगे तुम्हारे वन 1 बाय अपॉन 98 इंटू 98 410 ग्राम। इंटू 410। ग्राम नहीं भाई, मोल मोल। मोल। सर ये 4.18 आएगा। 4.18, लेट मी चेक। ठीक है 4.18 नहीं, इसको अभी फिलहाल वैसे रहने दो। क्या कहते हैं, सिंपल क्या? फ्रैक्शन में जो जो भी कट रहा है उसको काट लो। ये 2 के टेबल में आ रहा है, राइट? हाँ। यस। तो 205 डिवाइडेड बाय 49 मोल। ठीक है। तो 410 ग्राम ऑफ H2SO4 में कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं? इतने सारे मोल मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? H2SO4 के। लेकिन हमें क्या निकालना था? ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, राइट? ठीक है। यस। ठीक है देखो, 1H2SO4 में कितने सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 1H2SO4 हैज, यहाँ लिख देता हूँ 1 मॉलिक्यूल ताकि कंफ्यूज ना हो। 1 मॉलिक्यूल, बताओ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल्स, 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है। तो इतने सारे मोल्स, चलो मोल में कन्वर्ट करने से पहले पहले यहीं पे कर लेते हैं कि बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 में इतने हैं तो ऐसे कर लेते हैं, सीधा मोल का ही लिख लेते हैं। 205 अपॉन 49 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, 205 अपॉन 49 मोल molecules of H2SO4 has 4 into 205 upon 49। क्या लिखोगे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन एटम। एटम्स। मोल भी लिखोगे ना यहाँ पे, इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, क्योंकि आपने बोथ साइड, लेफ्ट और राइट हैंड साइड, सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई की है। ठीक है, 205 अपॉन 49 मोल। तो और यही तो इक्विवेलेंट है किसके? 205 अपॉन 49 ही तो इक्विवेलेंट है 410 ग्राम के। तो हमें मिल गए इतने सारे ऑक्सीजन एटम। अब इसे ही कैलकुलेट करना था, 4 इंटू 205
अपॉन 49 मोल। मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 ऑक्सीजन ओ एटम्स। ये है आंसर। लेकिन हाँ ऐसे नहीं, थोड़ा सा अरेंज करके अच्छे से लिखेंगे। याद रखो ये सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनको एक साथ कैलकुलेट करना है। 10 की पावर 23 को अभी रहने दो, तो इसी में जो टाइम जाता है, लेकिन इसको अच्छे से परफेक्टली करना है, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की मदद से अभी लिख रहा हूँ आंसर। 4 इंटू 205 इंटू 6.022 डिवाइडेड बाई 49, ठीक है। ये आया 100.77। कितना आया, 100.77 इंटू 10 की पावर 23। लेकिन इसको उसमें कर दो, क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन, तो ये पॉइंट यहाँ जंप कर जाएगा, या आई मीन 2 प्लेसेस लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 1.007 इंटू 10 की पावर 25 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। समझ में यहाँ, मुझे जहां तक लग रहा है तुम लोग को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी। ये देखो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 हैज 4 ऑक्सीजन एटम। अब काउंट बढ़ाओ, अगर 12 मॉलिक्यूल्स होते H2SO4 के तो कितने होते, 12 इंटू 4 ऑक्सीजन एटम होते ना। अगर 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 होते तो कितने ऑक्सीजन एटम्स होते, 100 इंटू 4 ना। ये समझ रहे हो। यस सर। लेकिन अचानक से अब मोल वाला नंबर आ गया, ये देखो 205 अपॉन 49 मोल। अरे ये है क्या, ये काउंट ही तो है, काउंट मतलब नंबर, ठीक है। इतने सारे H2SO4 के मॉलिक्यूल, जैसे डजन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इतने डजन ऑफ, मान लो बल्ब्स चाहिए, कोई नई फैक्ट्री बनी है, नई फैक्ट्री है तो इलेक्ट्रिकल चीजें चाहिए, पंखे चाहिए, लाइट चाहिए, तो कहा गया मैनेजर से कि जाओ भाई मार्केट से मान लो 40 दर्जन एलईडी बल्ब लेकर आओ। 40 दर्जन, अब उसको डजन का मतलब नहीं पता तो क्या करेगा वो, ठीक है। उसको पता है अगर किसी को पता है तो वो 40 को 12 से मल्टीप्लाई कर देगा, उसको पता चलेगा अच्छा इतने सारे बल्ब लेकर आने हैं। तो 205.49 मोल है क्या, उतने सारे क्या H2SO4 के मॉलिक्यूल्स, जो कि किसके इक्विवेलेंट थे, इधर देखो, जो कि किसके इक्विवेलेंट थे, 410 ग्राम्स ऑफ H2SO4। और इतने ग्राम ऑफ H2SO4 में ही तो हमें ढूंढना था ऑक्सीजन एटम्स के नंबर, ठीक है। बहुत ढीली हालत है यार तुम लोग की, तुम लोग, अब मैं ऐसे क्वेश्चंस दूं तो तुम लोग फट में भी कर लो। चलो ये करके दिखाओ मुझे, ये थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं था, आई थिंक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम लोग कर लोगे वन शॉट में। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, जल्दी बताओ। C6H12O6। C6H12O6, ठीक है। ग्लूकॉन डी पता है ना, ग्लूकॉन डी, यस सर। ग्लूकॉन डी में 99% प्रेजेंट होता है। खैर वो उसका थोड़ा अलग फॉर्म होता है डेक्सट्रॉस। तो मान लो तुम 50 ग्राम ऑफ C6H12O6 कंज्यूम कर गए, ठीक है, इज कंज्यूम्ड, ठीक है। तो फाइंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ, ये थोड़ा सिंपल है, कम ऑन, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी बताओ। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड, ठीक है। यहाँ नंबर नहीं पूछ रहा हूँ, क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, आपको बताना है कितने ऑक्सीजन इन ग्राम्स आपने कंज्यूम कर लिया, बताओ जल्दी। 96। 96, एक बार क्रॉस चेक कर लो। जिसका ये हो गया, एक और क्वेश्चन करो लास्ट, देन विल मूव ऑन टू द ग्रेविटेशन। या ये एक थी ना पॉइजनस गैस, याद है, साइलेंट किलर भी कहते हैं जिसे,
कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। CO। तो सपोज 12 and 16, 28। 224 gram of CO contains how many moles of carbon? ठीक है, that's the next question। अच्छा हाँ, बाय द वे, मैं तो नोएडा में अभी नहीं हूँ फिलहाल। आई मीन वहाँ काफी बारिश हो रही है क्या? आई मीन अ लॉट। सर अभी भी हो रही है। ओके, वैसे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है। सर आप कहाँ पे हो? जमशेदपुर। Just a minute guys, I'll be back in a minute। हाँ, यस गाइस, कैलकुलेट हो गया। फर्स्ट वाला किसका किसका आ गया बताओ। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? यस सर। यस हाँ तो बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन फर्स्ट वाले में? सर 1.92 ग्राम आ रहा है मेरा तो। 1.92 ग्राम। अथर तुम्हारा कितना है? अथर, प्रत्युष, इश कितना है तुम्हारा फर्स्ट वाले में? और मुस्कान, आर्यवीर बताओ फर्स्ट वाले में कितना आया है आंसर? ये आया 1.92। 1.92। सूची, बाकी लोग चुप क्यों भाई? श्रेया, आर्यवीर, मुस्कान। अच्छा सेम। रिद्धि, सॉल्व किया तुमने? रिद्धि, यस सर। कितनी वैल्यू आई है फर्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स? आई मीन ऑक्सीजन के कितने ग्राम में वैल्यू आई है? बोलो, आवाज आ रही है? अरे बोलो भाई, कितनी आई है वैल्यू? ये सॉल्व नहीं हुआ? सर अभी सॉल्व नहीं हुआ। जेन, तुम्हारी कितनी आई वैल्यू फर्स्ट वाले में? सर अभी नहीं आई। आयशा तुम्हारी? सर 96। 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। यस सर। अच्छा, चिराग तुम्हारी कितनी आई वैल्यू? आर्यवीर कह रहा है अच्छा भी सॉल्व नहीं हुआ। देखो यार, देखो फर्स्ट वाला मैच करवाओ। 50 ग्राम्स ऑफ C6H12O6। पहले ये बताओ, यहाँ पे लिखते हैं C6H12O6। 1 molecule of C6H12O6 weighs how much? कितने कितने एटम्स हैं कार्बन के? 6 है ना? एक कार्बन एटम का कितना होता है मास? 12। 12। तो 6 इंटू 12 प्लस कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 12। कितने, एक हाइड्रोजन एटम का कितना होता है मास? 1। 1 1 2 नहीं होता, याद रखना, अक्सर कंफ्यूज करते हैं हाइड्रोजन में। कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? 6। और एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16। इन तीनों का सम कितना आया? 180। 180। लेट्स चेक। 72 प्लस 12
16 इंटू 6 ये हो जाएगा 60 प्लस 36 96। यस सर 180। 90 और 10 हो गया 100 174 180 ओके करेक्ट। 180 क्या यूनिट्स यू या एएमयू जो तुम्हारा मन करे। ठीक तो अब ध्यान से देखना 180 एक मिनट हाँ 1 मॉलिक्यूल का इतना एएमयू था तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 180 ग्राम 180 ग्राम 180 ग्राम। 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 weighs 180 ग्राम्स। ठीक है और इस 180 ग्राम्स में कितने ग्राम्स ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है 96 96 96 ग्राम। गुड 96 कैसे आता है ये देखो। ठीक है ये सिर्फ ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है हमसे क्वेश्चन में बहुत सिंपली ये पूछा है कि 410 ग्राम्स ना यही था ना। Yes, sir. तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को सर शॉर्ट में ओ लिख रहा हूँ। 410 था या 50 ग्राम था? 410 था 50. ओ 50 था ठीक सर 50 ग्राम था। ठीक तो 50 ग्राम ऑफ वही सेम चीज ग्लूकोज हैज कितना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1 अपॉन सॉरी नॉट 1 96 अपॉन 180 इंटू 50। तो यही तो कैलकुलेशन करनी थी बस। इसको अब रिड्यूस करो अच्छे से 0 0 कट जाएंगे। ठीक है 2 से कट करो इसे 2 इनफैक्ट इफ 6 के टेबल से भी जाएगा 6 3s are 18 और 6 how much are 16s are 96 ना। ठीक है 16 5s are कितना हो जाएगा 80 80 अपॉन 3 ग्राम्स। होल वैल्यू कैसे आ रही है तुम लोग आई डोंट गेट इट। ये तो इररेशनल सॉरी रैशनल नंबर है बट नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है। ये है ना पहला चैप्टर तुम लोग का यस सर कहाँ ये गड़बड़ तो कर। कुछ 26.6 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है वैसे भी लिख सकते हो बट फाइनली ऐसे लिख दो वैल्यू। देखो जब भी ऐसे ऐसे आंसर्स आए कि आप उनका डिवीजन करो तो नॉन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस आए तो सबसे बेस्ट अप्रोच होती है उनको मिक्स्ड फॉर्म में लिख दो। मतलब 3 की मदद से कितने करीब पहुंचोगे 80 के 3 2s are 6 हो जाएगा और 6s are 18 हो जाएगा मतलब 78। फिर भी 2 पीछे रह जाओगे है ना। तो 26 एंड 2 अपॉन 3 ग्राम्स ऐसे लिख दिया। इससे एक आइडिया ये पता चल जाता है कि ये पता है ना ये तो क्लास 6 में सीखते थे ऐसे 26 प्लस 2/3 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब मोर देन 26 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एंड 2/3 ऑफ इट। ठीक है Yes, sir. चलो नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में 224 grams of CO contains how many moles of carbon? Anyone who got very close and सर मेरे को ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार देखना। ये देखो सर मेरा बार आ गया उसमें क्या कह रही हो तनुष्का 18.6 बार आया। सेकंड का हाँ 18.6 बार मतलब 18.66। Everyone can hear me? यस सर। Okay, so 224 ग्राम of CO। ठीक है पहले ये निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO बताओ कितना वेट है। ये तो कर लिया होगा कैलकुलेट सबने 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO। 1 molecule of CO weighs how much 28 28। 28। ठीक है 12 और 16 दिख रहे ना। एक कार्बन है तो 12 एक ऑक्सीजन है तो 16 दोनों का सम 28 U या AMU लिखते हैं। चलो 1 मॉलिक्यूल का इतना है तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। 28 28 ग्राम। ग्राम। ठीक है
तो हम इस चीज को अब उल्टा करके लिखेंगे, 28 ग्राम ऑफ CO हैज 1 मोल CO मॉलिक्यूल्स, तो 224 ग्राम, ठीक है, 224 ग्राम ऑफ CO will have how many moles of CO molecules? 1 upon 1 by 28 28 into 2 into to 4. 2 to 4 मोल, ठीक है। ये किसके मोल है? मोल ऑफ CO. CO, याद रखो CO मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इतने ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, राइट? Yes sir. ठीक है, ध्यान से देखना। इसकी खैर जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिख दिया ये, ठीक है। यहीं से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी। सो मेरा 96 आया है, ओके अथर्व, लेट्स सी। देखो 26 ग्राम, इधर ध्यान दो सब लोग, 26 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है, वन, हमें सबको पता है 1 मोल, इट हैज 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स, लेकिन इसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं? सर कार्बन का निकालना है। ओ कार्बन का निकालना है, अच्छा हाँ सॉरी। तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कितने मोल्स ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स, कार्बन एटम्स प्रेजेंट है? मैं फिर से सर रिपीट क्या कर बोला सर हमने? फिर से रिपीट करता हूँ। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स है, राइट? है ना? Yes sir. ठीक है, 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स मतलब कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स हो गए? ओके शिवांग, लेट्स सी। इसको सिंप्लीफाई बना लो ना, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बना लो। अगर एक तुमसे कोई कहे 1 मॉलिक्यूल ऑफ लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कोई तुमसे पूछे 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, क्या तुम्हारा आंसर होगा? अरे भाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हैं? 2. 2। 1 मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, CO2। कोई बोले 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, तो यहाँ सामने 10 लिख देंगे कोएफिशिएंट। हाँ, लेकिन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हो जाएंगे? 20 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल वेट को उसी से, मेरा आंसर गलत हो गया, अच्छा अच्छा। देखो अब तो मैं पूछ रहा था कि 1 मोल ऑफ CO में कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है? तुम लोग मोल से बड़ा वो कर रहे हो ना, मतलब आई डोंट गेट इट। मोल एक क्वांटिटी है भाई, क्वांटिटी मतलब एक नंबर है। जैसे यहाँ 1 एक नंबर है, जैसे यहाँ 10 एक नंबर है। तो 1 मोल ऑफ CO में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे ना। सॉरी, मैं बार बार ऑक्सीजन में जा रहा हूँ, कार्बन हमें फाइंड करना है। तो Yes 1 sir. मोल ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 1 mole of 1 carbon. मोल ऑफ कार्बन। सर 1 मोल क्यों कहा? क्योंकि ऐसे इमेजिन करो, CO के सामने सपोज 10 लग गया, इसका मतलब सपोज मैं पूछ रहा हूँ 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने एटम्स होंगे कार्बन के? 10 Sir होंगे। 10. 10 मोल्स अगर बोल देता तो 10 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने मोल्स ऑफ कार्बन होते? 10 मोल्स ऑफ कार्बन होते, और 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन भी होते। ये समझ में आई बात सबको? Yes sir. ठीक है, तो बस 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के पास 1 मोल ऑफ, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स है। 32 किलोमीटर शायद। तो हम कह सकते हैं कि 28 ग्राम ऑफ CO हैज 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 mole of carbon molecule, atoms not molecules, because this time I have taken an individual element, ठीक है। 1 mole of CO में कितने कितने कार्बन है? 1 मोल है ना। Yes sir. और 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल्स थे, तो 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में ही 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स भी होने चाहिए। तो देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था,
28 ग्राम नहीं सर, हमें 224 ग्राम, 224 ग्राम्स ऑफ सीओ में कितने मोल्स हैं, तो बस यहाँ से आ जाएगा। 28 में अगर 1 मोल है तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 ग्राम में 1/28 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, तो 224 ग्राम, 224 ग्राम ऑफ CO will have, बताओ, 1/28 into 224 मोल ऑफ C एटम्स। कितना आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके? ये 28 के टेबल में आता है क्या 224? यस सर, शायद 8 Yes, सा sir. 8 सा 8 सर, हाँ यस करेक्ट, 8 सर। तो आंसर है 8 मोल ऑफ C एटम्स। ठीक है। Yes, sir. आगे कौन कौन प्लान नहीं कर रहे हो साइंस लेने का, अभी ऑनेस्टली मुझे बता दो, क्योंकि 11th क्लास, ठीक है, सेम चैप्टर, सेम, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं। ये नहीं समझ में आया 11th में, फिर 12th में और दिक्कत हो जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साइंस लोगे देन यू हैव टू फेस दीज काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, यू हैव टू। तो बता दो ऑनेस्टली, जिसने सोच लिया हाँ सर आई एम प्रीटी श्योर, एकदम पक्का है मैं साइंस नहीं लूंगा 10th के बाद, कौन है वो बताओ? कम ऑन, इंडिपेंडेंट डिसीजन तुम्हारा, अगर नहीं ले रहे हो तो दैट्स गुड, इफ यू आर गोइंग टू सम अदर एनी अदर ब्रांच डेफिनेटली गो फॉर इट, जो भी तुम्हें पसंद है। सर मैं ओके तनुष्का, गुड, सर मैं ठीक है। दूसरा कौन था? सर परी। परी, ओके, और ठीक है, 2 जन है सिर्फ जो साइंस नहीं लेंगे, बाकी सब लोग साइंस सर लेंगे। रिद्धि, ओके, जो भी, ओके आयशा तुम भी साइंस नहीं, ओके, जो भी साइंस स्ट्रीम से कंटिन्यू करेंगे तो मेक श्योर आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझते हो। चलो, ओके ओके अथर, ठीक, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, पिछले क्लास में हमने क्या किया था? ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली बॉडीज, सपोज इसका मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m, ये रेड पॉइंट्स देख रहे हो, है ना? ये रेड पॉइंट्स वो पॉइंट्स है जहां पे इन सारी बॉडीज का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। हम इमेजिन करते हैं, वैसा होता नहीं है, बट ठीक है, इनको सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट्स along the line joining the center of masses of the two bodies separated by a distance। मान लो इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है, और वो जो फोर्स है हमेशा अट्रैक्टिव होती है नेचर में या रिपल्सिव भी होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सर हमेशा अट्रैक्टिव होती है। हमेशा अट्रैक्टिव होती है। और फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर, तो उसके पास डायरेक्शन होगी, और क्योंकि अट्रैक्टिव है तो ये देखो ये डायरेक्शन होगी, स्मॉल m बॉडी कैपिटल M को इस डायरेक्शन में खींचेगी, एरो दिख रहा है ना, और कैपिटल M स्मॉल m को इस डायरेक्शन में खींचेगी। जब ये एरोज पता चल रहे हैं क्योंकि अट्रैक्टिव है नेचर में, तो वो जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडीज, और इनके मास का प्रोडक्ट कितना है कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ये पहली रिलेशन निकली थी। और वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 1/r², ये सेकंड रिलेशन थी। फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन को कंबाइन करके हमने क्या निकाला था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm/r², ठीक है। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हमने सर कांस्टेंट से, हाँ एरल, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन वापस देखना है उससे, मैं लिखना चाहता बट उसमें बाबा कोई प्रॉब्लम दिखा रहा एक एक वो तुम स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ये लो, ले लो, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन है। है। नो सर, आंसर सर, फर्स्ट आंसर। ओह, ये रहा, ठीक है।
थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये देखो ऊपर से शुरू था 180 mu, हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का वेट निकाला था। Sure, done. डन Thank हो you, गया। sir. हाँ, सो व्हाट वाज बीइंग सेड कि 1 और 2 को कंबाइन करके हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम 1 और 2। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और वो कांस्टेंट क्या होता है इस केस में? कैपिटल जी। G. इसे क्या बुलाते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट Universal ऑफ constant. ग्रेविटेशन, Gravitation. जिसकी वैल्यू निकल के कितनी आती है? 7 into 10 to the power minus 11. -11। यूनिट्स याद है किसी को? न्यूटन मीटर Yes, स्क्वायर sir. Newton meter square हाँ, Upon kg. न्यूटन मीटर Upon अपॉन केजी kg. स्क्वायर, अपॉन केजी स्क्वायर, क्योंकि दो मास क्वांटिटीज हैं, केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ऊपर अगर लिखोगे केजी को तो याद रखना -2 पावर लिखनी है, ठीक है। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। फिर से मैं बता दूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मासेस ऑफ द टू बॉडीज। हमेशा इस लाइन के अलोंग एक्ट करती है। तुम्हारा मन करेगा लो सर मैंने एक यहाँ मास के ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ एक मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको इस पॉइंट और इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया, लो सर ये है डायरेक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की। नहीं, इस लाइन के अलोंग नहीं एक्ट करेगी, वो हमेशा Center of उस, हाँ, masses. सेंटर ऑफ मासेस को पहले इन दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मासेस को एक लाइन से कनेक्ट करो, इस लाइन के अलोंग हमेशा वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करती है, और वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। तो उन दोनों के एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स होंगे ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाते हैं। सपोज जैसे मास ऑफ अर्थ लेते हैं, कैपिटल ME। मास ऑफ अर्थ पता कितना है वैसे? 7 पॉइंट, एक मिनट, समथिंग 10 की पावर 24। ये सब ना वैल्यूज गिवन होंगी तुम्हें क्वेश्चन में, तो तुम्हें अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 7.4 इंटू 10 की पावर 24 kg। सपोज तुमने 5th फ्लोर से एक बड़ा सा वाटरमेलन फेंका नीचे, ठीक है। एक वाटरमेलन कितना होता होगा? तुम मान लो बाजार गए और लेकर आए, सपोज 5 किलो का एक वाटरमेलन लेकर आए, ठीक है। तो स्मॉल m में लिख रहा हूँ W फॉर वाटरमेलन। कितना मास मैंने कहा? 5 kg, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट से हम ये ट्राई टू फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ gravitation which is attractive in nature, or in other words let me say what is the force of attraction by which earth will attract watermelon towards it। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. Find force of attraction by which earth will attract watermelon towards its center, ठीक। तो अर्थ कुछ ऐसी है, ये सेंटर है अर्थ का, और सपोज ये क्रस्ट है। क्रस्ट समझते हो ना? आई मीन ह्यूमंस और बिल्डिंग्स जो भी तुम्हें दिखती हैं वो इस क्रस्ट के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं इस छोटे से ये मान लो चेरी काउंटी के टाइप से ये बिल्डिंग है, और तुम इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, ये बिल्डिंग है, ये सरफेस है, और ये है तुम्हारा मस्त 5th फ्लोर, ये वाइट पॉइंट। इसकी बालकनी में गए तुमने, यहाँ से वाटरमेलन फेंक दिया, तो तुम्हें सबसे पहले ये कैलकुलेट करना है कि what is the distance between this object and the center of the earth। डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ द अर्थ याद रखना ये, ठीक है। तो आई थिंक ये वैल्यू, एक मिनट मैं अभी बताता हूँ। ये समझ में आया ना डिस्टेंस हमें कितना लेना है? आई मीन कहाँ से कैलकुलेट करना है? यस सर। बताओ 5th फ्लोर की कितनी हाइट होती होगी ग्राउंड से? एक अप्रॉक्स आइडिया बताओ।
So 50 feet. 50 फीट 50 फीट 50 फीट थोड़ा ज्यादा है। 30 feet. चलो 30 फीट 30 फीट को जरा कन्वर्ट करके बताओ मीटर में कितना हो जाएगा। हम्म ठीक है, ये डिस्टेंस है तुम्हारा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर मतलब सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सरफेस तक। लेकिन अब सरफेस से भी तो ऊपर है तुम्हारा फ्लोर, जो कि 30 फीट तुम लोगों ने अग्री किया। तो बताओ प्लस 30 फीट 30 फीट को तुम कन्वर्ट करके जल्दी बताओ। उसमें जाओ गूगल में, बोलो 30 फीट इंटू मीटर्स कितना हो जाएगा। 9.1 Sir, 9.14400 meters. चलो 9.4 ले लेते हैं, 9.4 मीटर। 40 किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 ना, 40,000 हो जाएगा ना। किलोमीटर के 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 40,000 प्लस 9.4 कितना हो जाएगा, 40,000 9.4। तो लेट्स डू वन थिंग, 40,000 9.4 को 40,010 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये सब समझ में आया, बस कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाने के लिए। ठीक है, मीटर्स। चलो ये डिस्टेंस है, ये दो मासेस पता है आपको, वैल्यूज पुट करते हैं। बताओ फॉर्मूला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ वाटरमेलन डिवाइडेड बाय उनके बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। जी की वैल्यू सबको पता है 6.7 या Yes, sir. 6.6 6.7 into 10 to the power of माइनस minus 11। 11. मास ऑफ अर्थ कितना था 7.4 ना, इंटू 10 की पावर 24। वाटरमेलन कितना भारी खरीद के लाए थे मार्केट से, 5 kg 5 kg. डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस निकला है, 41,010 ना, 10. 40,000 या 40,000 करेक्ट, नॉट 41, 40,010। लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे ना। Yes, sir. चलो अब देखो एग्जाम में ऑफ कोर्स जितनी भी 10 की पावर्स उनको सेपरेट रखो, तो आपको 6.7 यहाँ पे 7.4 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 40010 स्क्वायर है, तो मैं दो बार लिख रहा हूँ इस नंबर को डिनोमिनेटर में, और 10 की पावर्स को एक साथ इकट्ठे कर लो। प्लस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा गाइस, ये 13. समझ में। ठीक है 13। अब ये मैं फटाक से बस कैलकुलेटर की मदद से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें खुद करना है ऑफ कोर्स। 6.7 इंटू 7.4 इंटू 5 should be divided by 40010 into 40010. So guys, the value is coming out to be 1.5 into 10 की पावर minus 7। 10 की पावर 13 तो ऑलरेडी है, इनको भी कंबाइन कर दो जरा, क्या हो जाएगा। 10 की पावर 3 10 की पावर 3 3 6 ना, क्या कर रहे हो मनस्विन। अच्छा सर ये 13 है सर, मुझे 10 लग रहा था। नहीं नहीं 13 है। बताओ फोर्स है तो क्या यूनिट्स होते हैं फोर्स के, फोर्स चैप्टर ओवर हो गया था, न्यूटन है ना। यस सर। ठीक है, क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 पॉइंट, चलो ऐसे रहने दो, बस इसके 3 जीरोस बोरो कर लो। 3 जीरो क्यों, क्योंकि 10 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं किलो न्यूटन। अब 1500 किलो न्यूटन बहुत ज्यादा फोर्स है, अर्थ के लिए नहीं, अर्थ के लिए तो बहुत नेग्लिजिबल फोर्स है, लेकिन हाँ उस वाटरमेलन के लिए ये कांस्टेंट फोर्स लगती रहेगी जब तक वो ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। और यही फोर्स तो रीजन होगी बिहाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फोर्स कॉजेज एक्सेलरेशन राइट, और क्योंकि बॉडी फ्री फॉलिंग है तो समय के साथ उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ओके Yes, चलो sir. यस सर। आपका होमवर्क देखो क्या होगा, यू हैव टू रीड कीपलर्स 3 लॉज। फिर से लिख देता हूँ, कीपलर्स
केपलर्स इसको कहते हैं, मैं कीपलर्स क्यों बुला रहा हूँ. नोट करो सब लोग. You have to read. I might ask you in the next class or might take a test. So you have to read about, yeah, Kepler and not Kepler. Kepler law of, there were 3 laws, okay. ये येलो कलर के सेक्शन में प्रेजेंटेड है एनसीईआरटी में. Kepler law of planetary motion, ये पढ़ना है आपको. और एक सिंपल 3 पॉइंट्स का पेज नंबर 134 में इम्पोर्टेंस, ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, ठीक है. सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस एक ही चीज होती है, ठीक है. नोट कर लो. सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ सर ये ऑफ, टेस्ट के लिए I might take a test, I'm saying, but yes, you have to read this as part of homework. Universal law of gravitation. ठीक है. जाने से पहले और एक क्वेश्चन सुन लो. मून में तुम जाओगे अर्थ से, क्या चीज चेंज होगी तुम्हारी? क्या तुम्हारा मास चेंज होगा या फिर तुम्हारा वेट चेंज होगा? वेट सर मास चेंज होगा. कोई, अच्छा मास चेंज होगा, और कोई कह रहा वेट चेंज होगा. मतलब दोनों में से कोई एक गलत है इंसान. गुड अर्पित, वेट चेंज होगा. याद रखना मास यूनिवर्सली कांस्टेंट रहेगा. मास आपका कभी चेंज नहीं होता है. मास का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर पैक्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. तुम मून में चले जाओगे, तुम्हारे अंदर एटम्स कम हो जाएंगे क्या? तो सर ये हम वेट की बोलते हैं सर कि हमें वेट फोर्स होती है. वो गलत टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ में. वेट इज फोर्स by which the planet pulls an object, pulls कह लो या attracts an object towards its center, ठीक है. ओके सर. और फोर्स है तो फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का? न्यूटन सेकंड लॉ से जल्दी बताओ. F इक्वल्स टू, मास इनटू एक्सेलरेशन. बस F इक्वल्स टू m है. और क्योंकि वेट है वो फोर्स है, और तुम्हारा मास है सपोज 70 kg, और अर्थ में हो अगर फ्री फॉल हो गया तो g के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा a, जो कि है 10. एक्चुअली 9.8 होता है बट आप अप्रोक्सीमेटली 10 मान लो. तो तुम्हारा वेट कितना है? तुम्हारा वेट है 700 न्यूटन. इसका ये मतलब हुआ कि तुम पैरों में खड़े हो, तुम्हारी जो एड़ी है, हील मतलब एड़ी समझ रहे हो ना, Yes, sir. वो इतनी फोर्स झेल रहे हैं हर सेकंड. हाँ, तुम लेट जाओगे बेड पे, अब तुम वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. कुछ तुम्हारे सर पे, कुछ पीठ पे, कुछ बम पे, कुछ पैरों पे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वो फोर्स. हाँ, लेकिन खड़े हो तो कम सरफेस एरिया, जो कि आपका पैर का तलवा है, उसी पे लग रही है. लड़कियां अगर हील पहन के खड़ी हो गई तो उनका पूरा पैर नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, एड़ी, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी. ये 8 में भी पढ़ा था सबने. कॉन्टैक्ट एरिया अगर कम हो जाता है तो फोर्स बढ़ जाती है. Yes, sir. चलो ये दोनों रीड कर लेना एज होमवर्क. विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है. थैंक यू सर. Okay Thank guys, you, bye sir. bye, take care.